पिछले क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने देखा था। आज हम सेकेंड लॉ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं और ये हम लॉन्ग रन में देखते हैं। लॉन्ग रन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक लॉ है उससे रिलेटेड वो रिटर्न टू स्टेल, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्टेल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्टेल तो ये समझते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्टेल ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। तो लॉन्ग रन में सारा इनपुट बदलता है, हमारा लेबर भी बदलेगा और फिक्स्ड जो पहले शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट होता था इसमें फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का कुछ भी नहीं हो रहा। ज़्यादा इसमें एक सन्क कॉस्ट टाइप का कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग रन में। ये वो कॉन्सेप्ट होता है जैसे हम कोई बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं और बिजनेस को हम मानिए एंड करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ हमें वापस कभी भी नहीं मिल सकता है। जैसे हमने कुछ ज़मीन खरीदा और ज़मीन को हम बेच दे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन तब पर भी ज़मीन बेचने में, बिजनेस समाप्त करते समय बेचने में ज़मीन का कुछ ना कुछ पार्ट हमें, जैसे मानिए हम कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं बीच में तो वो वापस तो नहीं मिल रहा, और जब जिसमें खरीद बिक्री कर रहे थे तो उसे लॉन्ग रन में एक सन्क कॉस्ट होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ यही सन्क कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का कुछ भी चीज़ नहीं होता है, इसमें सब चीज़ बदलता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्टेल में यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम इनपुट को सबको समान रेशियो में बदलते हैं, सबको समान रेशियो में बदलते हैं तो 3 स्टेज देखा जाता है आउटपुट में। आउटपुट में बदलाव में 3 रेशियो देखा जाता है, 1 2 3। तो पहला रेशियो देखा जाता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बदलता है। इंक्रीजिंग रेट तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है हमारा पहला में। दूसरा में हमारा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न एट मतलब इंक्रीजिंग रेट, और दूसरा होता है मेरा इंक्रीज होता है रिटर्न बट विथ कांस्टेंट रेट। इंक्रीज रिटर्न विथ इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद में हम एक लेवल के बाद भी इनपुट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी इंक्रीज रिटर्न होता है, इंक्रीज रिटर्न बट विथ डिमिनिशिंग रेट। जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मानिए हमारे पास 2 ही इनपुट है, एक लेबर इनपुट है और हमारा एक कैपिटल इनपुट है। तो शुरुआत में माने हमने 10 यूनिट लेवल रहा है, 10 यूनिट कैपिटल रहा है, तो मेरा प्रोडक्शन मानिए 100 हुआ। तो उसके बाद हम इसे 10 की जगह हम मानिए 20 लेबर लगाते हैं और 20 कैपिटल लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं लेबर और कैपिटल दोनों को 2 टाइम्स बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो कैपिटल ये होना चाहिए था, ये हमारा 200 बढ़ जाना, मतलब नॉर्मली तो हम देखते हैं कि 200 बढ़ना चाहिए था, लेकिन शुरुआती स्टेज में हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वह 200 नहीं 300 बढ़ जाएगा, 400 बढ़ जाएगा, ये हो रहा है। उसी तरह से हम फिर से लेबर मानिए फिर से हम बढ़ाएं 30 चाहिए, तो ये हमारा अब होना चाहिए था 300, तो ये बढ़ जाएगा मेरा 500 तक हो जाएगा। इस टाइप से हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न विथ इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। इंक्रीज हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, इंक्रीज आउटपुट मेरा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और जब हम इनपुट को बदल रहे हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद ये होता है, जैसे 40 है यहाँ पर 40 है, तो एक स्टेज के बाद जैसे यहाँ पर 40 नहीं माने 60 हम कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल हो गया है, तो ये भी मात्र डबल ही होता है एक स्टेज के बाद। तो ये बोला जा रहा है इंक्रीज रेट विथ कांस्टेंट रेट। और बाद में ऐसा देखा जाता है कि और ज़्यादा हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं तो हमारा रिटर्न तो बढ़ता है, हमें ज़्यादा कंपनी आउटपुट निकालता है, लेकिन अब डिमिनिशिंग रेट से निकालता है। जैसे अब इस तरह से समझते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर हम डिमिनिशिंग कर देते हैं। जैसे 120 लेबर और 120 कैपिटल लगा रहे हैं तो हमारे अनुसार से लग रहा है कि 2000 बढ़ना चाहिए था, आउटपुट निकलना चाहिए था, लेकिन 2000 आउटपुट नहीं हो रहा। यह हमारा जो आउटपुट होता है वो वापस से 1500 मानी हो जाता है, एज्यूम रेट समझने चलिए। तो इसे हम बोला जा रहा है इंक्रीजिंग रेट विद डिमिनिशिंग रेट।
तो रिटर्न टू स्टेज जो लॉ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो हमारा 3 स्टेज के बारे में बात कर रहा है, जिसमें पहली स्टेज जो होता है इंक्रीजिंग रेट विथ इंक्रीजिंग रिटर्न विथ इंक्रीजिंग रेट, इसके बारे में बोला जाता है यहाँ पर इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी का हमारा फ़ायदा मिलता है। इंटरनल इकोनॉमी का फ़ायदा मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास शुरुआत में मानिए हमारे पास 10 लाख रुपया है कैपिटल में, अगर हम उसके बाद हमारे पास 20 लाख रुपया आ जाए और हमारे पास लेबर भी उतनी बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो अब हम जैसे रॉ मटेरियल जब खरीदने जाएंगे तो हम ज़्यादा तोल मोल भाव कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल हम रहते हैं, तो हम कम रेट पर हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो कम रेट पर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जो कंपनी को फायदा दे रहा है अंदर से, तो वो उसको हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमी के कारण हमको फायदा मिल रहा है। एक्सटर्नल इकोनॉमी के कारण फायदा इस कारण मिलता है कि जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा मानिए लेबर होता है डबल हो जाए, जो नेट हमारा लेबर डबल हो जाए और कैपिटल डबल हो जाए, तो जब दोनों डबल हो जाएंगे तो उसके बाद तो उस समय दूसरी कंपनी भी आसपास साथ में और ऑलरेडी आसपास का रीजन में, तो उससे एक्सटर्नल इकोनॉमी का हमको फायदा मिलता है। जैसे मानिए एक ही जगह 4 मोटरसाइकिल बेचने वाला कंपनी है, तो सरकार वहाँ पर अच्छा रोड बनाएगी, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था करेगी और बाकी बहुत चीज़ व्यवस्था करेगी, तो एक प्रेशर ग्रुप ये सब भी बन जाता है, तो उनके फायदा के लिए सरकार करती है, तो ये इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी का फायदा मिल रहा है। तो इन शुरुआती स्टेज में हमारा इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों का फायदा मिलेगा। सेकेंड स्टेज में जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये हमारा समझ सकते हैं ट्रांजिशन फेज है। तो ट्रांजिशन फेज मतलब कि अब उसके बाद भी हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद भी रिटर्न तो बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न बढ़ने का रेट कम हो रहा है। इसका कारण हम समझ सकते हैं कि जैसे ज़्यादा बड़ा कंपनी बन जाए, लाखों कर्मचारी उसमें काम करे, लाखों हजारों में कर्मचारी काम करे, तो रॉ मटेरियल की बर्बादी होने लगती है। उसके बाद सरकार या कुछ टैक्सेशन पॉलिसी उस पर इस तरह से काम करता है, तो नेट मिलाकर ये निकलता है कि हमारा इनपुट बढ़ने के साथ भी हमारा आउटपुट उस रेट से नहीं बढ़ता है। इसे अगर हम कुछ फार्मूला से समझना चाहें तो हम इसे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हम लेते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हम ले रहे हैं, तो इसके मदद से हम रिटर्न टू असेल आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ये क्लास 11-12 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। जैसे कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स है, मान लेते हैं एफ एक्स हमारा फंक्शन है, जिसे मान लीजिए एक्स को जो इनपुट यहाँ पर एक्स है हम उसे टी टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा टी एक्स आ जाएगा। तो बोला ये जा रहा है कि इसको होमोजीनियस फंक्शन हम तभी कहेंगे जब एफ टी एक्स बराबर टी पर पावर एन इंटू एफ एक्स रहे, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का एक एग्जांपल है टॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो टॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है क्यू बराबर ए इंटू कैपिटल, इसको इस तरह से लिखते हैं ए तो हम कैपिटल को टे से डिनोट कर रहे हैं और एल बीटा, टे को कैपिटल से इस तरह डिनोट कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स में सी से कंज्यूमशन को डिनोट करेंगे, इस कारण टे से हम कैपिटल को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉव डगलस फंक्शन हो गया है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि रिटर्न टू स्टेल किस तरह काम करता है। तो जैसे मान लेते हैं हम अपना कैपिटल को भी टी टाइम्स बढ़ाते हैं और लेबर को भी टी टाइम्स बढ़ाते हैं, तो हम अपना देख सकते हैं आउटपुट हमारा हो जाएगा ए इंटू के टी पर पावर अल्फ़ा इंटू एल इंटू टी पर पावर बीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा वैल्यू चल रहा है, यहाँ से हमारा वैल्यू चल रहा है
टी पर पावर अल्फा टी पर पावर अल्फा एल पर पावर बीटा इंटू टी पर पावर बीटा निकल रहा है टे इस तरह से हम लिख सकते हैं टी पर पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ए टे अल्फा एल बीटा। तो ये हमारा वैल्यू निकल रहा है। जब हम टी यूनिट बढ़ाते हैं, कैपिटल और लेबर का टी यूनिट बढ़ाते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो इस तरह निकल रहा है, उसका फंक्शन ये निकल रहा है। अब यहाँ से सोचिए तीन केस हो सकता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा मोर देन 1 हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 हो सकता है और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 हो सकता है। तो ये तीनों में क्या हो रहा हम ये समझते हैं। तो जैसे समझिए कि हमने जैसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने कैपिटल और लेबर को दोनों को डबल टाइम्स कर दिए हैं। जब हम डबल टाइम्स कर रहे हैं तो टी बराबर हमारा 2 है। तो जब हमारा t बराबर 2 है और अल्फा प्लस बीटा मोर देन इक्वल टू 1 रहे तो क्या सिचुएशन हो रहा, तो 2 पर पावर मोर देन 1 रहे तो हमारा आउटपुट जो हो रहा वो ये मोर देन 1 रहे, यहाँ पर जो पावर रहे तो हमारा उस तरह देख सकते हैं टी अल्फा प्लस बीटा बताएगा कि आउटपुट हमारा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट टू स्केल है। अब यहाँ पर से आपने इंक्रीजिंग रेट टू स्केल हमने समझा। अब अगर समझिए हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रहती, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रहती तो हमारा टी मानिए हम लेबर और कैपिटल को दोनों को हम डबल करते तो हमारा 2 पर पावर 1 होता तो हमारा आउटपुट भी सिर्फ डबल होता। तो जिस रेशियो में हम जिस रेशियो में हम दोनों इनपुट को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये दोनों हमारा सेकेंड स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में हमने बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न विद कांस्टेंट रेट। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 रहे, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 रहे, ये अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 रहे तो मानिए हम डबल करते हैं लेबर को और कैपिटल को भी डबल करते हैं तो 2 पर पावर लेस देन 1 किया जाएगा। तो जैसे मानिए 2 पर पावर लेस देन 1 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 पर पावर 1/2 कर रहे हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सम 1/2 है तो ये इसका हम देख सकते हैं √2 इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू होता है 1.414। तो आउटपुट हमारा 1.414 टाइम्स मात्र बढ़ रहा है। तो जब 1.41 टाइम्स बढ़ रहा है तो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जिस रेशियो में इनपुट बढ़ रहा है। तो इसे हम थर्ड स्टेज की तरह इसको दिखा सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेज हमारा हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पर से आपने समझा कि रिटर्न टू स्केल क्या होता है। ये भी एक प्रोडक्शन फैक्टर और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक लॉ है। अब इसके मदद से हम आगे ड्रॉ करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, इसके मदद से आगे हम ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।